अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में होना है। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त इस्लामाबाद पर है। अमेरिका से कुछ लोग यहां पे पहुंच चुके हैं, कुछ मजीद लोग आ रहे हैं। ईरान की जानिब से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। कभी कहा जाता है कि वो आएंगे, कभी कहा जाता है कि शायद वो ना आए। लगता ऐसे है कि दोनों पार्टीज मुज़ाकरात से पहले एक मैक्सिमम पोजीशन लेना चाहती हैं, दूसरे के ऊपर वो दबाव डालना चाहते हैं। जो पहले जंग बंदी हुई थी गालबन वो बुध के रोज, वो भी एक्सपायर हो रही है। तो ऐन मुमकिन है कि शायद ईरान का ये मूड हो कि पहले वो जंग बंदी एक्सपायर हो जाए और उसके बाद हम मुज़ाकरात शुरू करें, क्योंकि प्रेशर ना डाला जाए कि जी 24 घंटे रह गए हैं और मुज़ाकरात आप किसी जिसे कह सकते हैं किसी हद तक जो है उनको कंक्लूड करें, अदरवाइज जंग दोबारा शुरू हो सकती है। इसी तरीके से जो अमेरिका की जानिब से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, कभी किसी शिप को रोका जा रहा है, नाकाबंदी भी जारी है ईरान की समुद्री हदूद की। तो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि दोनों साइड्स जो हैं वो एक तरह से ये शो करना चाहते हैं अपने अवाम को, अपने स्पोर्ट बेस को, कि भाई हम उस पोजीशन से आ रहे हैं कि जहां से आके हम विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये जो मुज़ाकरात हैं इनके नतीजे में क्या अचीव किया जा सकेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कब तक शुरू हो सकेंगे और ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या अमेरिका की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए साबिक सफारत अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी अवैस तौहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी शुक्रिया। नकवी साहब मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा कि ये मुज़ाकरात से पहले एक दफा फिर हम देख रहे हैं कि दोनों साइड से कुछ गिले शिकवे भी किए जा रहे हैं, इस तरह की बातें भी हो रही हैं ईरान की जानिब से हम नहीं आएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? भाई मैं तो ये देखता हूं कि हमने बड़ा कमाल किया कि जंगबंदी कराई। आपको याद होगा 7 अप्रैल को बम बरस रहे थे, मिसाइल्स चल रहे थे और हर तरफ नुकसान, डैमेज, लोग मारे जा रहे थे, बिल्डिंग्स तबाह हो रही थी। उस लम्हे में पाकिस्तान ने जंगबंदी कराई, उसकी कोशिशें कामयाब हुई। उसके बाद बराह रास्त अमेरिका और ईरान को 47 साल के बाद पाकिस्तान ने आमने सामने बिठाया, बल्कि खुद भी शरीक हुआ और लेटर स्टेजेस में और उनसे मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कराया। अब मुश्किल वक्त है, बहुत से शक व शुबहात सामने आ गए हैं और ईरान की तरफ से अभी तक ऐलान नहीं हुआ है कि वो यहाँ आएंगे। अमेरिका की तरफ से तो हो चुका है। तो पाकिस्तान अपनी कोशिशें पूरे बड़े जोरों में कर रहा है और उम्मीद है कि ईरान भी आमादा हो जाएगा आने पे। उसके बाद एक और मरहला आएगा और बड़ा मरहला आएगा, वो है कि मुज़ाकरात क्या होंगे, किन बातों पे एतराज होगा या इख्तलाफ होगा, किन बातों पे दोनों में रजामंदी होगी। तो वो भी अब एक स्टेज आएगा। तो मेरा ख्याल है कि दर्जा ब दर्जा बेहतरी आ रही है, लेकिन अभी ईरान का आना लाजमी है, जरूरी है। और अमेरिका चाह रहा है कि ये जंग जल्दी खत्म हो। तो हम ये चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम हो, दोबारा जंग ना हो और मुख्तलिफ फरीक मिल बैठे। मैं सर जरा अवैस तौहीद साहब को भी शामिल करूं। अच्छा अवैस तौहीद साहब, ऑब्वियसली जिस तरह अभी नकवी साहब ने भी फरमाया कि हमने जो कोशिशें की उसका तो पूरी दुनिया के अंदर इतराफ भी किया जा रहा है और वो सबको नजर भी आ रहा है। अब अगेन मुज़ाकरात से पहले कुछ जो है चीजें ईरान की जानिब से सामने आ रही हैं, कुछ चीजें अमेरिका की जानिब से भी सामने आ रही हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ एक तरह से डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग है। एंड ऑफ द डे इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं और चीजों को ये दोनों पार्टीज आगे बढ़ाना चाहती हैं। आप कैसे देखते हैं कि क्या दोनों पार्टीज अब इस पोजीशन में हैं कि यहां से चीजों को कंक्लूड कर सकें और हतमी जो डील है वो हो जाए? बहुत शुक्रिया अथर। देखिए अथर, आपका तजिया बिल्कुल सही है कि एक एग्रेसिव पोस्टरिंग है और मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस लेके और उनकी डोमेस्टिक जो पर्पसेस हैं और डोमेस्टिक जो उनकी ऑडियंस है उसको भी पैसिफाई करना है। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि दोनों जानिब जो है, अमेरिका में भी और ईरान में भी हार्डलाइनर्स हैं और एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है इजराइल।
जो इस वक्त आपको खामोश लग रहा है, लबनान के अंदर अपनी प्रेजेंस रखे हुए है, एक सिक्योरिटी जोन उन्हें एस्टैब्लिश कर लिया है, जो एक ऑक्यूपेशन है, ऑक्युपाई किया हुआ है वो लैंड 10 किलोमीटर का, और गोलान हाइट्स की तरह जिस तरह सीरिया में किया हुआ है, तो वो उसको एक ब्लीडिंग वुंड की तरह रखना चाह रहा है। और वो ये चाह रहा है कि अगर कोई मुज़ाकरात में जहां कामयाबी होती है तो यहाँ पे मशरिक़ वस्ता में जो है वो आग के शोले भड़कते रहे, बिकॉज नेतन्याहू वांट्स परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। और दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप उसमें आ गए कि बस 2-4 रोज का ये मामला होगा और मदुरो की तरह, वेनेजुएला की तरह 2.0 फार्मूला यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे और सुप्रीम लीडर अली खamenei साहब की शहादत के बाद यहाँ पे रजीम चेंज हो जाएगी। वो तो नहीं हुआ और उसके बाद पछताना भी पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। नकवी साहब बजा फरमा रहे हैं और आपने भी अपने इब्तिदाई में फरमाया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है डेस्परेटली वांट्स एन ऑफ रैम्प, और पाकिस्तान ने वो प्रोवाइड किया। उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उनके खिलाफ जा रही है। मिड टर्म पोल्स हैं, हर जो 2 सर्वे हुए हैं उसमें ये माना गया है कि हर 10 अमरीकियों में से 6 अमरीकी जो हैं इस जंग के खिलाफ हैं। वो प्योर रिसर्च इंस्टीट्यूट का आप सर्वे ले लें या फरवरी के आखिरी हफ्ते में CNN का जो सर्वे देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके जियो स्ट्रेटेजिक जो सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्ट है गल्फ रीजन के अंदर, अरब वर्ल्ड के अंदर, उनको बड़ा झटका लगा है। और वो झटका लगा है ईरान के एक भरपूर जवाब देने से, जिन्होंने एक मिथ ब्रेक की है आयरन डोम की, सो कॉल्ड आयरन डोम की, इजराइल की, जिस तरह फौजी जो अड्डे हैं उनको गैर फाल बनाया है, जिस तरह गल्फ रीजन के अंदर ताकतों को इस बात पे उन्होंने आमादा किया है कि वो मुस्तकबिल में सोचें कि फौजी अड्डे बाइस तहफ़्फ़ुज़ हैं या बाइस परेशानी है। तो एक मैं समझता हूं कि ईरान को भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ईरान कोई 1-2 साल तक इस जंग को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता। ईरान के करीब करीब दोस्त भी कम है, 47 साल की ग्लोबल आइसोलेशन है। वो इक्तिसादी पाबंदियां उठेंगी तो एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी और इस्लामिक रिपब्लिक को एक फिर से मौका मिलेगा। एक पॉइंट आपका अवैस तौहीद साहब, जिस तरह नकवी साहब अभी अवैस तौहीद साहब ने फरमाया कि ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट हो सकता है ईरान के लिए भी। उनकी आइसोलेशन सबके सामने है, अगर पाबंदियां हटती हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जेडी वैंस यहां पे आ रहे हैं, वो नायब सदर हैं और ऐन मुमकिन है कि अगले वो सदारती उम्मीदवार भी हों, तो उनके कैरियर के लिए भी ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको लगता है कि ये जो म्यूचुअल एक तरह से इंटरेस्ट है वो इसमें कहीं ना कहीं किरदार अदा करेगा? और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान का किरदार है उसका तो आपने जिक्र किया, लेकिन इसी वीक के अंदर आपको पाकिस्तान में एक फाइनल मुआहदा होता हुआ नजर आ रहा है सर? देखिए, उम्मीद यही करते हैं कि फाइनल मुआहदा हो जाए। इसमें 2-4 बातें मैं कहूंगा कि ईरान 40 दिन लड़ा है, कुछ लोग कहते हैं 45 दिन। उसने बमबारी का सामना किया है, वहां की बिल्डिंग्स गिर गई हैं, वहां दफातर तबाह हो गए हैं, लोग रबल के अंदर जो बिल्डिंग के मलबे के दरमियान नमाजें अदा की हैं उन्होंने। तो ईरान इस वक्त चाहता है कि वो ये इसको कैपिटलाइज करे और वो ऐसी हालत फिर से ना होने दे। इसलिए ईरान मैक्सिमल पोजीशन को टेकअप कर रहा है और वो करेगा। ईरान तो ये भी कहता है, मैंने कहीं पढ़ा था, कि गजा का मामला भी हल हो तो जाके हम मुतमईन होंगे। लेबनान का मामला तो है ही, और उसके अलावा उसके अपने सरजमीन का मसला है। उसमें जो 2-3 मसले हैं जो कि उसको सैंक्शंस उसके ऊपर से हटें, दूसरे उसके पैसे वापस हों जो कि अमरीकी बैंकों में है, कतर में है, कुवैत में है, पता नहीं कहाँ का, और उसके अलावा उसको जौहरी प्रोग्राम जो IAEA के स्टैट्यूट के तहत हर खुद मुख्तार मुल्क को, हर आज़ाद मुल्क को हक है, वो ईरान को भी वो हक हासिल हो कि पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो हासिल कर सकता है और कोई उसको इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ इश्यूज हैं अतर साहब, और ये इश्यूज डिस्कस होंगे। तो मैं समझता हूं कि आसान नहीं है ये इश्यूज। अमेरिका को बाज़े कबूल हैं, बाज़े बिल्कुल ही नहीं कबूल हैं, लेकिन इस पे गुफ्तगू होनी होगी
और पाकिस्तान हाजिर है, वो भी अपनी सुलह मशवरा जो भी बातें अपनी कर सकता है वो पाकिस्तान भी करेगा। ठीक है। अच्छा अवैस तौहीद साहब, जिस तरह आपने बेहतर पहले इसराइल का भी जिक्र किया और अभी नकवी साहब भी गजा के हवाले से भी फरमा रहे थे, अब ऑब्वियसली एक ये जंग शुरू हुई अमेरिका ने और इसराइल ने की, और अब अमन की तरफ हम जा रहे हैं, और पाकिस्तान का उसमें जो किरदार है सारे, मैंने पहले भी कहा कि उसके मोतरफ हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन भी उठता है कि ये जो बड़े बड़े आलमी इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा हो जाए, क्या ये इररिलेवेंट हो गए हैं कि जब अमेरिका का दिल चाहता है या इसराइल का दिल चाहता है वो एक सॉवरन नेशन के ऊपर हमला कर देते हैं? क्या कोई इनको पूछेगा, या फिर ये एक न्यू वर्ल्ड है, न्यू रियलिटी है जिसके अंदर हम जी रहे हैं? आखिरी लाइन आपकी बिल्कुल पंचिंग लाइन यही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये नई दुनिया है, नए इसमें ऑर्डर जन्म लेंगे जब ये जंग और ये तनाज़ा ख़त्म होगा। चाहे वो गल्फ रीजन के जीसीसी का जो फ्रेमवर्क है, उनका सिक्योरिटी पैराडाइम है, वो भी मैं लगता है कि मुझे नया जन्म लेगा। और यहाँ पे जो गल्फ स्टेट्स के अंदर जो सुपर पावर होगी, रीजनल पावर, वो सऊदी अरब होगी, और दूसरी तरफ जो है वो ईरान होगी अगर इस तनाज़ा ये जब ख़त्म होगा। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका का देखिए, अमेरिका ने तो इजराइल को रिकग्नाइज कर दिया था, 11 मिनट लगे थे। उस वक्त ट्रूमैन सदर थे जब उनकी जब ये तश्कील हुई इजराइल की यूएन के अंदर। तो उसके बाद आप देखें कि $300 बिलियन के लगभग अमेरिका ने इनको अब तक जो है वो क्रिएशन जब से हुई है इनकी, ये वाहिद कौम है जो सबसे ज्यादा जिनको इमदाद गई है अमेरिका से। अमेरिका $3.8 बिलियन हर साल इनको देता है। और जिन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन की बात की है, वहां पे वीटो पावर्स के साथ छतरी भी प्रोवाइड करता रहा है। ये पहला मौका है जब इनके इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर, अरब वर्ल्ड के अंदर डाइवर्ज नजर आ रहे हैं। और यही वजह बनेगी कि मैं समझता हूं कि अगर कंप्लीट डाइवोर्स ना हो इजराइल को अमेरिका की जानिब से, तो एक कहीं ना कहीं सेपरेशन की मुझे जो है बुनियाद पड़ती नजर आ रही है। खासतौर पे अमेरिका का जो इंटरेस्ट है अरब वर्ल्ड के अंदर, वो डिमिनिश होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वो भी एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाएगा। दूसरी जानिब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की जो बात हो रही थी कि अमन की, वो आखिरी मैं ये बात करूंगा आपसे कि 3 रोज इतनी ब्रेव मूव के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ईरान जंग के दौरान ईरान चले गए, वहां पे सियासी क़यादत से, अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। और जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पार्लियामेंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ईरान की, उसका अगर आप हफ्ते की रात गए एक बयान आप पढ़ें, तो उसमें से जिस जो निकलेगी अतर साहब, वो ये है कि जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी में नए फ्रेश प्रपोजल्स जो थे अमेरिका के, वो हमें पेश किए गए, वो हम उसको रिव्यू कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि खासतौर पे, और फिर कलबास साहब का एक बहुत ही डिटेल उनके स्टेट टीवी पे इंटरव्यू आया, उसके अंदर 2 लाइनें सिर्फ आपसे कहूंगा, और बहुत ही डेप्थ वाले वो हैं शख्स, और मुश्तबा खामेनी साहब के दस्ते रास्त हैं। और सुनने में ये है आता है कि इस वक्त ड्राइविंग सीट पे ईरान की मौजूद हैं वो सुप्रीम लीडर के लिए कलबाफ साहब, और उनकी नेविगेशन के लिए मौजूद हैं अब्बास अरागची साहब। उनका जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा कि कुछ इश्यूज पर पेशरफ्त हुई है और कुछ इश्यूज पे फासला बाकी है, जो मैं समझता हूं कि हर डिप्लोमेटिक प्रोसेस में होता है। दूसरा उन्होंने जो कहा, जो मैं समझता हूं कि प्राइड लेते हैं ईरानियन इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस को, अपनी रेजिलियंस को, उन्होंने कहा मैदान और ख्याबान वो एक साथ हैं, यानी कि जो सेंटिमेंट्स जो लोगों के स्ट्रीट पर हैं वो, और बैटलफील्ड वो एक साथ है और जो एक साथ सिंक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ईरान जो है वो चाहता है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन 47 साल के मसाइल हैं और गहरे मसाइल है। मुझे लगता है कि मुज़ाकराती मेज पे आएंगे, और ख्वाहिश भी यही है कि आएं और इस खित्ते के अंदर अमन कायम हो। और पाकिस्तान की जो मुज़ाकराती कोशिशें हैं, उसका उन्हें जो है एक बहुत बड़ा एक तरह से एक बैज ऑफ ऑनर मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अली सरवर नकवी साहब, अवैस तौहीद साहब, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक जी। इन मुज़ाकरात के अंदर एक रुकावट जो बार बार उभर कर सामने आती है, ईरान ये गिला शिकवा कर रहा है कि अमेरिका की जानिब से उसकी समुद्री नाकाबंदी की गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को पहले तो ईरान ने ब्लॉक किया था, फिर बाद में अमेरिका ने कहा कि अब हम नाकाबंदी कर रहे हैं। तो ये नाकाबंदी की किस तरह जाती है, ये मामला हल किस तरह होगा, और उसके साथ साथ ये जो सारी चीजें इस वक्त हम देख रहे हैं कि समंदर के अंदर एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल एक इवेंट बना हुआ है, एक क्राइसिस बनी हुई है, ये मामलात किस तरह हल होंगे और आने वाले सालों में, महीनों में ये जो अब डेवलपमेंट्स हुई हैं, इनके नतीजे में समंदर के अंदर हम क्या तब्दीलियां देखेंगे, उस हवाले से, चाहे वो दिफाई एतबार से हो या डिप्लोमेटिक एतबार से हो, इन मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर जरा पहले जरा ब्रीफली हमें यह बता दीजिएगा कि ये जो अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है, ये किस तरह पॉसिबल है, वो किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि आज भी ईरान ये गिला शिकवा करता रहा कि कल हमारी एक शिप को रोका गया है। तो इसको आम फहम में आम बंदा किस तरह समझे कि बस जिस तरह रोड ब्लॉक की जाती है उस तरह ब्लॉक कर दिया गया वहां पे? जी बहुत शुक्रिया था मुझे प्रोग्राम में लेने का। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप रास्ते में खड़े हो जाते हैं, वो रास्ता जहां से शिप्स आते जाते हैं। और ये याद रखिए कि ब्लॉकेट किसी इलाके के खिलाफ नहीं होता बल्कि एक मुल्क के खिलाफ होता है। जैसे बात मीडिया में ये चल रहा है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खिलाफ ब्लॉकेट लगाया, नहीं ऐसा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खिलाफ नहीं है, ये ईरान के खिलाफ है ब्लॉकेट, और ईरान की पोर्ट्स से जो शिप्स आ रहे हैं या उसकी पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं उन शिप्स को रोका जा रहा है। अच्छा, इसमें जो शुरू में ऐलान हुआ था वो तो ये हुआ था कि हम तमाम नेशनलिटीज के शिप्स जो कि ईरान की पोर्ट्स की तरफ जा रहे होंगे या वहां से आएंगे उनको रोकेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ईरानियन शिप्स को रोका है और उनको तलाशी ली है, और एक ईरानियन शिप पे उन्होंने कल कब्जा भी किया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है अतर कि ये जो ब्लॉकेड होता है ये एक्ट ऑफ वॉर होता है। टेक्निकल टर्म्स में एक्ट ऑफ वॉर, यानी ये एक जंगी कदम है। जब आप ब्लॉकेड लगाते हैं, उसका ऐलान करते हैं, तो आप अपने एडवर्सरी को, फरीक को ये बताते हैं कि मैंने तुम्हारे खिलाफ एक जंगी कदम उठाया है। अब उस फरीक के पास ये हक महफूज होता है कि वो इस जंगी कदम का मुकाबला करे और इसको तोड़े, ब्लॉकेड को, इस नाकाबंदी को तोड़े। और जाहिर बात है कि फिर जंग होती है, फिर लड़ाई होती है, बाकायदा काइनेटिक्स में जाते हैं आप। तो इसका ये मतलब है कि जब सीज फायर के बाद ये ब्लॉकेड लगाया गया है तो सीज फायर ब्रीच कर दी अमेरिका ने, टेक्निकली सीज फायर ब्रीच हो गई। और जब दूसरी दफा ये जब इसके ईरान की शिप्स पे इन्होंने कब्जा किया कल शाम को, तो ये दूसरी दफा ब्रीच हुई है सीज फायर। अच्छा, ईरान के पास ये हक महफूज है कि इन दोनों चीजों पे ईरान रिस्पॉन्ड करे और अमेरिका के जहाजों पे अटैक करे और अपने जहाज को छुड़वाए उनसे। और जब ये ईरान करता है तो इसका मतलब है कि सर ऑब्वियसली इस सारी चीज को जो नेवी से रिलेटेड है आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। अब तक जो हमने देखा है कि एक तासुर ये था कि अमेरिकन नेवी जो है वो दुनिया में कहीं पे भी जाके कोई भी कार्रवाई कर सकती है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो चीजें इमर्ज हुई, वहां पे जो डेवलपमेंट्स हुई और उसके बाद इस वक्त की जो सूरत हाल है, उसको आप एज ए मतलब कि नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं कि क्या ये चीज आगे जाके स्टडी की जाएगी कि वहां पे क्या मामला हुआ, कोई लेसन्स इससे लर्न किए जाएंगे और मुस्तकबिल में ये ऐसा ना हो उसको कैसे मेक श्योर किया जाएगा? तो आपने इसको कैसे स्टडी किया, कैसे देखा? पहली चीज तो ये अगर कि ये जो स्टेट है ये बेसिकली एक कुदरती तंग आबी गुजरगाह होती है। जितनी भी स्टेट्स है दुनिया में वो कुदरती तंग आबी गुजरगाह होती है। वो दो बड़े पानी के जखायर को आपस में मिलाती हैं और पतली होती हैं, तो इसलिए वो तंग होती हैं और वो खुद वो ऑटोमेटिकली चोक पॉइंट बन जाती हैं। अच्छा, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं दुनिया में जहां पे एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं और जिन मुल्कों के ये साथ हैं उनको पाबंद किया गया है कि आप शिपिंग को छेड़ेंगे नहीं, आप इसका कंट्रोल मुकम्मल हासिल नहीं करेंगे, आपके ये हकूक हैं, शिपिंग के ये हकूक है, तो उनको पाबंद कर दिया गया। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ऐसा कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान इन दोनों की ज्योग्राफी में आती है, इनके टेरिटोरियल वाटर्स में आती है, तो इंटरनेशनल लॉ के तहत ये दोनों इस पे अपनी जुरिस्डिक्शन कायम कर सकते हैं। ये स्टेट खुली रहनी चाहिए, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। ये लॉ नहीं कहता है लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि ये स्टेट खुली रहनी चाहिए। लॉ ये कहता है कि ये जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं अगर उसमें ये आती है तो वो जुरिस्डिक्शन लग सकती है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि ईरान की ज्योग्राफी उसको ये डोमिनेंस प्रोवाइड करती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में और पर्शियन गल्फ में कि वो इनको कंट्रोल कर सकता है। फिर ईरान ने अपनी ज्योग्राफी का मजीद फायदा उठाया और मुख्तलिफ छोटे छोटे बेसिस बनाए,
जहां पे स्पीड बोट्स वगैरह रखी हुई है, जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह लगे हुए हैं, मिसाइल बैटरीज लगाई हैं, सबमरीन है इनके पास, छोटी सबमरीन जो कम डेप्थ में ऑपरेट करती हैं। तो बहुत सारी ऐसी तैयारी ईरान ने की हुई थी अपनी ज्योग्राफी की वजह से, और ज्योग्राफी का एडवांटेज लेते हुए कि उसको पता था कि जब यहाँ पे कभी जंग होगी तो उसके पास ये लेवरेज रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि अमेरिका, दुनिया की बेस्ट नेवी, यहाँ आती है और बुलंद तो बांग दावे की जाते हैं कि हमने ईरान की नेवी तबाह कर दी है, अब हम ये सारा इलाका हमारे जेर कमान है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल वो नहीं ले सके ईरान से। पूरी दुनिया को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, सारी दुनिया ने भी मना कर दिया। क्यों? इसलिए कि ईरान के पास दो नेवीज हैं, एक अर्तिश नेवी और एक पासदारान इनकलाब। तो अर्तिश नेवी बड़े प्लेटफॉर्म्स वाली नेवी है और वो जाहिर बात है कि यूएस नेवी का मुकाबला नहीं कर सकती। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि मैंने इनकी नेवी को तबाह किया है, उसके जहाज डुबोए, वो यकीनन अर्तिश नेवी को इन्होंने डैमेज किया होगा। उतना नहीं किया होगा जितना प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, लेकिन जरूर डैमेज किया होगा। पासदारान इनकलाब की जो नेवी है वो असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बैठी हुई है, और वो नेवी है जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे काम करती है। तो अब हम यहाँ ये देखते हैं कि कन्वेंशनल नेवी को एसिमेट्रिक नेवी ने एक तो डिफीट किया है, और दूसरा ज्योग्राफी ने टेक्नोलॉजी को डिफीट किया। यानी ईरान ने ज्योग्राफी का फायदा उठाया और अमेरिकी टेक्नोलॉजी भी उससे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कंट्रोल नहीं ले सकी। अमेरिकी नेवी पासदारान इनकलाब को वहां से नहीं हटा सकी। तो ये हमें इस जंग से लेसन मिलता है कि ज्योग्राफी का रोल अभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन कर लें, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी को सही तरह से रीड करते हैं और उसको स्टडी करके उसको इस्तेमाल करते हैं तो टेक्नोलॉजी को आप मात दे सकते हैं। ठीक। अच्छा सर, अक्सर पाकिस्तान में भी इस चीज का जिक्र होता है कि सी पैक का हम जिक्र करते हैं, और फिर जो ब्लू वाटर्स यानी जो समंदर के अंदर भी जो रूट्स हैं उनका जिक्र भी होता है। और अब एक दफा फिर ये चीज उभर कर सामने आई है कि नेवी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज ईरान के जो पोर्ट्स हैं उधर से जो शिप्स आ रही हैं उनको ब्लॉकेड किया जा रहा है। तो पाकिस्तान का भी यकीनन इसके ऊपर नजर भी होगी, और ये जो पाकिस्तान से जो रूट्स जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर ये जो सारी तजारत होती है इसमें जब जंग ना भी हो रही हो तब भी जो पाकिस्तान की नेवी है वो ये रूटीन के मामलात में ये सारी चीजें देखती रहती है। जी बिल्कुल, देखिए हमारी नेवी के दो कोर ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं उनको समराइज करूं तो दो कोर ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। एक ये कि आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी, इसका आपने दिफा करना है, और दूसरा आपकी 90% से ज्यादा जो ट्रेड सी से आ रही है आपने उसको जारी और सारी रखना है, जमाने अमन जमाने जंग दोनों में। अब मई 2025 में आप चले जाइए, मई 2025 में आपसे कई गुना बड़ी नेवी थी, आपके सामने खड़ी थी, एयरक्राफ्ट कैरियर भी लेके, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी लेके। ना वो आपके किसी पोर्ट को तबाह कर सके, अटैक कर सके, ना आपके कोई किसी हिस्से पे कब्जा कर सके, और ना वो आपकी ट्रेड को रोक सके। आपके मुल्क में एक दिन का भी कहत नहीं आया, किसी चीज की कमी नहीं हुई, आपकी ट्रेड चलती रही। तो ये हमारी नेवी को हमेशा से इदराक है कि हमारी ट्रेड जारी और सारी रहनी चाहिए ताकि मुल्क में लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का दिफा करना हमारा फर्ज है। तो उसके लिए हमने तैयारी करनी है। तो इन्हीं दो ऑब्जेक्टिव से आप अपनी कैपेबिलिटी ड्राइव करते हैं, और फिर कैपेबिलिटी जो ड्राइव करते हैं उसके हिसाब से आप अपने वेपन्स, प्लेटफॉर्म, इक्विपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स की तैयारी करते हैं। तो पाकिस्तान नेवी इस तरह वक्त के साथ चलती आ रही है। अगर हमारा दुश्मन आगे एडवांसमेंट या डेवलपमेंट कर रहा है तो हम भी उसी तरह से आगे चल रहे हैं। और इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि मई 2025 में बावजूद इसके कि इंडियन मीडिया इतना उधम मचा रहा था, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप इतने बयान दे रही थी कि कराची पोर्ट को हम तबाह कर देंगे, लाहौर की पोर्ट को हमने तबाह कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आपको कहते हैं कि हम सी से खोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद 700 किलोमीटर से आगे 1 इंच भी वो बढ़ सके। और वो इसलिए नहीं बढ़ सके होंगे यकीनन कि उन्होंने जब कैलकुलेशन की होगी तो उनको ये पता चला होगा कि हम तो अटैक कर देंगे, लेकिन जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो 5 गुना ज्यादा आएगा। और वो जो इक्वेशन है, वो जो मैट्रिक्स है, वो आज भी कांस्टेंट है। वो आज भी अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो उनको यही रिजल्ट मिलेगा। तो ये होती है बेसिकली डेटरेंस कि आप अपने एनिमी। फैसल शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का जी, ब्रेक से आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक जी। सीनियर सहाफ़ी आरफा नूर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आरफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरफा, ये जो सारे मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है, ऑब्वियसली ईरान, अमेरिका, इसराइल, ये सब कुछ तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो वाइडर रीजन है मशरिक़ वस्ता का, उसके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी हल की तरफ हम जाएं, क्योंकि सिर्फ ईरान या इसराइल या अमेरिका मुतासिर नहीं हो रहा, जो दीगर अरब रियासतें हैं रीजन के अंदर, जो दीगर रियासतें हैं वो भी उसी हद तक मुतासिर हो रही हैं। तो आपको लगता है कि वो जो रियासतें हैं उनकी भी कहीं ना कहीं इनपुट भी होगी और उनकी नजर भी होगी इन मुज़ाकरात के ऊपर? जी शुक्रिया अतर साहब। जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक तो वैसे ही मिडल ईस्ट का जो खित्ता है वो दुनिया के लिए बहुत अहम है, खास तौर पे तेल की वजह से। और जो मेरे ख्याल में इस खित्ते में भी जो इस दफे मुल्क मुतासिर हुए हैं, जिनको हम गल्फ के की रियासतें कहते हैं, तो इनके लिए तो ये एक बहुत अहम, मैं कह सकती हूँ मेरे ख्याल में, मरहला है। बिकॉज देखिए, जहां मिडल ईस्ट में हमेशा हमने देखा है, चाहे आप सीरिया की जंग देखें, इराक में 2 दफे जंग हो चुकी है, उससे पहले ईरान इराक की जंग हुई, तो इस खित्ते में तो हमेशा बहुत गैर यकीनी रही ही है। मगर जो गल्फ की रियासतें हैं वहां हालात मुख्तलिफ रहे हैं। गल्फ की रियासतें, चाहे आप सऊदी अरेबिया की बात करें, बहरीन की बात करें, यूएई की बात करें, तो इनके पास एक तो अमीर भी बहुत है, लोग भी बहुत कम हैं, और इन्होंने तो सारी दुनिया से, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे लोग हो, उनको अपनी तरफ माइल किया है। वो लोग आके वहां सेटल हुए हैं। एक उनका, जिसको कहते हैं, डेवलपमेंट मॉडल है, और वो जो सारा डेवलपमेंट का मॉडल था वो इस ईरान इजराइल अमेरिका की जंग से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कभी आपने या मैंने सोचा था कि दुबई में जो है कोई बम गिरेगा, कोई नुकसान होगा, या कभी हमने सोचा था कि कतर या दुबई या एमिरेट्स की जो जहाज हैं या फ्लाइट्स हैं उनमें ताखीर होगी या वो कैंसिल होंगे? तो मेरे ख्याल में इनको जितना फर्क पड़ा है वो शायद बाकी मिडल ईस्ट में नहीं पड़ा, या इट गोज बियॉन्ड जस्ट इकोनॉमिक्स। एक तरफ मईशत तो है ही सही, क्योंकि चीन को भी फर्क पड़ा, हमने देखा यूरोपियन यूनियन को भी फर्क पड़ा, तेल की कीमतें जो बढ़ी या सप्लाई जो है उसमें ताखीर हुई। मगर जिस किस्म का फर्क इन गल्फ की रियासतों को पड़ा है वो तो शायद उसका तो कोई सानी नहीं है। तो उनकी ना सिर्फ बहुत गहरी नजर होगी, बल्कि बार बार मीडिया में ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ते में रहे हैं थ्रू आउट दिस होल थिंग। ठीक है। अच्छा आरफा, इसमें 2 और मजीद कैरेक्टर्स हैं जिनका जिक्र लगता है कि समटाइम बैकग्राउंड में आता है, लेकिन तासुर यह भी है कि उनका भी बड़ा कलीदी किरदार था इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। रूस और चीन, उनको आप कैसे देखती हैं? देखिए, रूस और चीन के बारे में ऑब्वियसली खास तौर पे जो ईरान की मदद करने वाले या ईरान के इत्तेहादी ममालिक में आप रूस और चीन को गिन सकते हैं, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। खास तौर पे अगर आप माशी तौर पे देखें, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो बंद हुआ है, वहां से बहुत सारा जो तेल गुजरता था, खासतौर पे जो ईरान का तेल है वो चीन ही खरीदता था। अब उनकी जो मईशत है उस पर बहुत गहरा असर पड़ा है इस सारे मामले का। उसके अलावा भी क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस लगी हुई थी, तो ईरान के बहुत गहरे जो है माशी ताल्लुकात थे चीन के साथ, और चीन की जो जिस किस्म के डेवलपमेंट के ख्वाब हैं या प्लान्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली सीपेक भी एक हिस्सा था, तो इसी तरह उनके ईरान के हवाले से भी बहुत डेवलपमेंट के प्लान्स थे। तो उनपे तो बहुत गहरा असर पड़ा है। अब एक तरफ मईशत है, दूसरी तरफ ऑब्वियसली चीन के बारे में भी हम बार बार ये बात करते हैं कि वो एक राइजिंग पावर है, इमर्जिंग सुपर पावर है, और एक ऐसा इमर्जिंग सुपर पावर है जो देखता है, या अगर अभी नहीं देखता तो ये समझता है कि एक ना एक दिन तो वो अमेरिका के सामने खड़े होंगे। तो अमेरिका के जिन भी ममालिक से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, वहां हम देखते हैं कि चीन का एक किरदार होता है।
तो ईरान के साथ तो खास तौर पे चीन के ये ताल्लुकात थे। रूस का भी आप यही कहेंगे, हम इसी उसको कैटेगरी में डालेंगे कि वो भी उन सब ममालिक के साथ जिधर अमेरिका के शायद ताल्लुकात ठीक नहीं है या कोई तलखियां हैं, वहां रूस की भी उन ममालिक से दोस्ती होती है। तो रूस और चीन के लिए तो ईरान की अहमियत बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकली भी। और मेरे ख्याल में बहुत सी हमने देखा सोशल मीडिया पे, उसके अलावा भी खबरें आई कि उन्होंने बहुत हद तक मदद भी की है ईरान की इस सारे मामले में। तफसीलात कितनी सही है नहीं है ये आने वाले दिनों में हमें मालूम होगा। और ये मत भूलिएगा कि ईरान की भी गुफ्तगू हुई, माफ करिएगा, चीन ने भी गुफ्तगू की ईरान से पिछले दिनों में, जब इसहाक डार साहब यहाँ से चीन गए थे। और कहा यही जाता है कि चीनियों ने भी दबाव डाला है या समझाया है ईरानियों को कि वो अब मुज़ाकरात से इस मसले को हल करें। ठीक है। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने कहा कि ऑब्वियसली चीन ने, रूस ने, इस तरह की खबरें आती रही कि मदद की ईरान की, लेकिन इसके साथ साथ जो एक अमेरिका का एक डोमिनेंट रोल था, लगा इस तरह कि उसको थोड़ा सा धचका लगा है, क्योंकि साउथ चाइना सी के ऊपर भी अमेरिका की नजर है। वो वियतनाम को सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे भी अपने आप को वो पिच करता है अमेरिका। लेकिन इस सारी एपिसोड के अंदर आपको लगता है कि चीन हो जाए, रूस हो जाए, उसकी और खुसूसन चीन की पोजीशन मुस्तहकम हुई है और अमेरिका की रेपुटेशन को और उसके क्लाउड को डेंट पहुंचा है? अख्तर साहब, अगर हम जिसको वो इंटरनेशनल रिलेशंस में रियल पॉलिटिक कहते हैं या रियलिज्म कहते हैं, तो उसमें तो ये ऑटोमेटिक सी बात होती है ना कि अगर आपका एक दुश्मन है या आपका एक राइवल है, फरीक है, वो कमजोर पड़ेगा तो आप मजबूत होंगे ही सही। तो ये तो जब भी हम देखते हैं ऐसा कोई बैनुल-अक़वामी सियासत में ऐसा कोई मौका आता है या ऐसा कोई एक इवेंट आता है जिससे लगता है कि अमेरिका की कमजोरी वाज़ेह हुई है या अमेरिका किसी तरह कमजोर पड़ा है, तो उसके जितने भी फरीकैन हैं, चाहे वो चीन हो चाहे वो रशिया हो, वो मुख्तलिफ तरीकों से लगेगा कि वो मजबूत हुए हैं उससे। जैसे अब तारीख का अगर एग्जांपल दें कि जब सोवियत यूनियन थी, तो जब वो अफगानिस्तान से हार के निकले, तो उस हार में अमेरिका का बहुत हाथ भी था और बहुत इनडायरेक्टली था। उस वक्त अमेरिका बिल्कुल मुलव्वस नहीं था डायरेक्टली अफगानिस्तान में, बट उनकी मदद बहुत थी। हम तो उस मदद में हमारा भी बहुत बड़ा किरदार था। तो वो जो उस वक्त की सोवियत यूनियन की हार थी, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की जीत थी। इसीलिए उन्होंने उस वक्त के जो मुजाहिदीन हैं उनको न सिर्फ व्हाइट हाउस बुलाया, बल्कि कहा कि वो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स जैसे हैं। और इसी तरह जब अमेरिका अफगानिस्तान में हारा, तो वो इन अ वे बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि रशिया की वो जो पुरानी एक हार थी अफगानिस्तान में जिसमें अमेरिका का हाथ था, वो उन्होंने उसका बदला एक तरीके से लिया है। सो दिस इज इनएविटेबल, खासतौर में जो ये बैनुल-अक़वामी सियासत है और जो चीन का किरदार है कि इट इज द इमर्जिंग सुपर पावर। तो ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका कमजोर पड़े और उससे हम ये ना समझे कि चीन को फायदा हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, अब ईरान के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारी पाबंदियां भी हैं और मल्टी लेयर्ड किस्म की पाबंदियां हैं, जो मौशी पाबंदियां हैं। अगर वो पाबंदियां खत्म होती हैं इन मुज़ाकरात के नतीजे में, तो आप समझती हैं कि उसका कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आ सकता है? बीइंग ए नेबर, हमारी वहां से गैस का भी जिक्र होता है, पेट्रोल का भी जिक्र होता है। तो अगर ये पाबंदियां, सैंक्शंस हटती हैं, तो हम भी इसके नेट बेनिफिशरी हो सकते हैं? जी अतर साहब, मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम नॉट एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, मुझे नंबर्स वगैरह का तो नहीं मालूम, बट जो बेसिक एक चीज है जो हमें मालूम है वो यही है कि देखिए, आप के जो करीब के ममालिक होते हैं उनसे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको चीजें सस्ती भी मिलेंगी और आपका फायदा भी होगा। जितनी दूर से चीज आएगी वो उतनी महंगी होगी। तो अगर ईरान से सैंक्शंस हटती हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो बहुत फायदेमंद रहेगा। अभी भी हम कितनी बातें सुनते हैं कि ईरान से तेल स्मगल होके बलूचिस्तान आता है। अब आप सोचें कि वो तेल हम खरीद सकें, शायद वो हमें सस्ता पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत फायदे हैं। एक ईरान पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन का तो कब से मंसूबा जो है वो ईरान की साइड से मुकम्मल हो चुका है, मगर पाकिस्तान सैंक्शंस की वजह से उसका हिस्सा नहीं बन सका।
अगर वो बन जाए तो शायद गैस भी हमें बेहतर कीमत पर मिल सके। एज आई सेड, आई एम नॉट एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, आई डोंट नो द नंबर्स, बट अगर हम बेसिक ही जो ट्रेड की बात करें कि जो हम फॉर एग्जांपल हम भारत से नहीं कर सकते, हमें मालूम है कि भारत से हमें बहुत सी चीजें सस्ती मिल सकती हैं, हम नहीं मंगवा सकते क्योंकि ताल्लुकात दोनों ममालिक के ऐसे हैं। फिर अफगानिस्तान से भी बहुत हमने ट्रेड की कोशिश की, होता भी था, बट अब पिछले दिनों में जो तलखियां रही उसकी वजह से वो बंद हुआ। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत एक वेलकम स्टेप होगा कि ईरान जो एक हमारा तीसरा नेबर है, हम उससे ट्रेड कर सके। आई थिंक इट विल बी टू द एडवांटेज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है आरफा नूर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम करने के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।